वेलकम टू आवर न्यू क्लास। आप देख रहे हैं आर्ट्स वाला बाय राहुल कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्पोरेट वेल क्या होता है और किन सरकमस्टांसेस में कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि एक कंपनी अलग लीगल पर्सन है और उसके जो डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, पार्टनर्स हैं, वो एक अलग पर्सनैलिटी है और इन दोनों पर्सनैलिटी के बीच में एक पर्दा होता है। वेल का मतलब यहाँ पे पर्दा हुआ। कंपनी एक लीगल एंटिटी तो होती है, लेकिन उसको चलाने के लिए जो उसके शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स या पार्टनर्स होते हैं, बेसिकली वही चलाते हैं। कॉर्पोरेट वेल रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट दैट सेपरेट्स द इंडिविजुअलिटी of a company from the personality of its shareholders and shields them from being personally liable for the company's debt and other obligations. So corporate veil जो concept है वो कंपनी, जो इंडिविजुअल कंपनी है उसको सेपरेट करती है फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स और शील्ड्स करती है फ्रॉम being personally liable for the company's debt and other obligations. The corporate veil is said to be lifted when the true legal position of a company as a corporate body will be ignored and treated individual member as liable for its acts. तो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करने की कब ज़रूरत पड़ती है? जब कंपनी की जो ट्रू लीगल पोजीशन है एज ए कॉर्पोरेट बॉडी वो इग्नोर होती है और उसके जो इंडिविजुअल मेंबर हैं वो लाइबल होते हैं उसके एक्ट्स के लिए। अब बात करेंगे सिचुएशन अंडर विच कॉर्पोरेट वेल में बी लिफ्टेड एंड कैन बी कैटेगराइज्ड ब्रॉडली इनटू टू फॉलोइंग हेड्स। किन सिचुएशंस में कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करना है उसको हमने दो कैटेगरी में बांट रखा है। फर्स्ट है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड सेकंड इज जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले बात करेंगे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के बारे में। इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस द सेपरेट एंटिटी ऑफ द कंपनी रिमेन्स बट डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स आर हेल्ड पर्सनली लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अंदर कंपनी की जो सेपरेट एंटिटी है वो बरकरार रहती है, लेकिन डायरेक्टर्स और उसके मेंबर्स जो है वो पर्सनली लाइबल होते हैं एक्ट्स ऑफ द कंपनी के लिए। सेक्शंस वेयर कंपनीज एक्ट इटसेल्फ कंसिडर लिफ्टिंग द वेल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। अब बात करेंगे कंपनीज एक्ट के ऐसे सेक्शंस के बारे में जहां पर कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी और कंपनी के बीच के पर्दे को उठा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा मेंबरशिप फॉलिंग बिलो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि एक कंपनी फॉर्म करने के लिए मिनिमम नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स ज़रूरी हैं, लेकिन इफ़ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर रिड्यूस्ड टू लो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एंड बिजनेस कंटिन्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स, अगर जितने मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड मेंबर होने चाहिए उससे कम हो जाते हैं मेंबर और बिजनेस कंटिन्यू रहता है मोर देन 6 मंथ्स वाइल अदर मेंबर्स नोज दिस फैक्ट, जबकि बाकी मेंबर्स इस फैक्ट को जानते हैं, इज सेवरली लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन 3A ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017। अगर वो जानबूझकर इस चीज़ को ठीक नहीं करते हैं तो सेवरली लाइबल होंगे कंपनी के डेब्ट रीपे करने के लिए अंडर सेक्शन 3A ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017। Next point, misrepresentation in prospectus. If a prospectus is misleading prospectus, in that case every director, promoter and every other person who have authority is liable for untrue statement under section 35. कंपनी का प्रोस्पेक्टस मिसलीडिंग है, इस केस में एवरी डायरेक्टर और प्रोमोटर एंड एवरी अदर पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है वो लाइबल होगा अनट्रू स्टेटमेंट के लिए अंडर सेक्शन 35 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी। इफ़ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ नॉट रिसीव्ड विद इन 30 days ऑफ इशुएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस द कंपनी इज बाउंड टू रिटर्न द एप्लीकेशन मनी। अगर किसी कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड नहीं होते विद इन 30 days ऑफ इशुएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस
प्रोस्पेक्टस इशू होने के 30 दिन के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं रिसीव होते तो कंपनी जो है वो लीगली बाउंड होती है कि एप्लीकेशन मनी को रिटर्न करें। फोर्थ पॉइंट है हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी अंडर सेक्शन 216 टू फाइंड आउट द आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। सेंट्रल गवर्नमेंट may appoint one or more inspector to investigate and report on the association of any company when tribunal declares that the affairs of the company have to be investigated। अगर ट्रिब्यूनल डिक्लेयर करती है कि कंपनी के अफेयर को इन्वेस्टिगेट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक या एक से अधिक इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकती है टू इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट ऑन द एसोसिएशन ऑफ एनी कंपनी। किसी भी कंपनी को इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रॉडलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अ पर्सन हु वाज नॉइंगली कैरिड फ्रॉड टू क्रेडिटर्स एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, दैट पर्सन शैल बी पर्सनली लाइबल फॉर ऑल और एनी डेट्स ऑफ द कंपनी। अ पर्सन जो जानबूझकर फ्रॉड करता है क्रेडिटर्स के साथ एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, वो पर्सनली लाइबल होगा एनी डेब्ट ऑफ द कंपनी के रिपे करने के लिए। 6 पॉइंट्स है हमारा डायरेक्टर्स विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। When the director agree to have their liability made unlimited through written agreement, they become personally liable all the debts of the company। अगर कोई भी डायरेक्टर एग्री होता है कि वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है थ्रू अ रिटन एग्रीमेंट तो पर्सनली लाइबल होगा ऑल द डेट ऑफ द कंपनी के लिए। अब बात करते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो कि हमारी सेकंड कैटेगरी है। अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन वी डिस्कस केसेस वेयर कोर्ट्स also to lift the corporate veil to see the real person of the company। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऐसे केसेस के बारे में जहां कोर्ट्स ने खुद पर्दे को हटा के चेक करा है कि रियल पर्सन कौन है किसी कंपनी के चलाने के पीछे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। व्हाइल अ कंपनी एंजॉयज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट्स अफेयर्स आर बेसिकली रन बाय इंडिविजुअल। At the time of war, it becomes necessary to find out whether these individuals are friends and enemies। एक कंपनी जो कि सेपरेट एंटिटी है और उसके अफेयर्स जो है वो इंडिविजुअल्स रन करते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ वॉर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि फाइंड आउट करें कि जो इंडिविजुअल कंपनी के अफेयर्स को रन कर रहे हैं वो हमारे फ्रेंड्स हैं या एनिमी हैं। In the period of war, court is prepared to lift the corporate veil and determine the nature of shareholding, as it did in the Daimler Company Limited versus Continental Tire and Rubber Company, Great Britain Limited 1916। वॉर के समय कोर्ट प्रिपेयर करती है कि कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करके वो चेक करे कि जो उसके शेयर होल्डर्स है कंपनी के उनका नेचर हमारी कंट्री के साथ फ्रेंडली है या एनिमी का है। इसके लिए हम केस देखेंगे डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी ग्रेट ब्रिटेन लिमिटेड 1916 का केस है, जहां पर एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है लंदन में फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग जर्मन टायर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय जर्मन कंपनी। एक जर्मन कंपनी है जो टायर्स मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है ब्रिटेन में, जिसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स और ऑल डायरेक्टर्स जर्मन हैं। यहाँ पर कोर्ट ने वेल को लिफ्ट करा एंड हेल्ड दैट द कंपनी वाज अ जर्मन कंपनी नॉट अ ब्रिटिश कंपनी, और उसको एक एनिमी कंपनी ठहराया और इसके साथ कोई भी ट्रेड करने वाले को ट्रेडिंग विद एनिमी ही माना जाएगा। सेकंड पॉइंट है हमारा फॉर द बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू। The code will disregard the separate legal personality of the companies in case when company is found for tax evasions। कोई कंपनी टैक्स बचाने के लिए फॉर्म करते हैं तो कोर्ट जो है वो डिसरिगार्ड हो सकती है एक सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी ऑफ अ कंपनी के लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू। इसमें हम एक क्लियर एग्जांपल देखेंगे। सर डिनसॉ मैकेंजी पेटेड 1927 SSC as a millionaire earning a huge income by way of dividend and interest. He created 4 private companies and transferred his investments to each of these companies in exchange of their shares। The dividend and interest earning received by company was handed back to Sir Dinshaw as a pretend loan।
थर्ड पॉइंट देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट्स। A company can sometimes act as an agent for its parent company or indeed for all or individual members। कई बार एक कंपनी एक एजेंट के तौर पे एक्ट करती है अपने पेरेंट कंपनी के लिए या फिर ऑल और इंडिविजुअल मेंबर्स के लिए। एक और पॉइंट देखेंगे हम, वेयर द कंपनी इज शैम और क्लॉक। व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट कंपनी इज अ मेयर क्लॉक और शैम, इट मे लिफ्ट द वेल एंड द मेंबर्स आर हेल्ड लाइबल इन दिस केस। जब कोई कंपनी फर्जी कंपनी फॉर्म होती है, उस केस में कोर्ट वेल को लिफ्ट करके चेक करती है कि इसके मेंबर्स लाइबल हैं कि नहीं हैं इस केस के लिए।